अब अखिलेश यादव मनीष अग्रवाल से मिलने के लिए जेल पहुंचे हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तस्वीरें भी आ रही है वहां से। अखिलेश यादव मनीष अग्रवाल से मिलने के लिए जेल पहुंचे, पहले पुलिस मुख्यालय पहुंचे, वहां पर कुछ देर रहे और समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियल एक ट्वीट भी किया था कि कोई भी जिम्मेदार यहां पर नहीं है। उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। पुलिस मुख्यालय के बाहर नाराजगी जाहिर की गई, मनीष अग्रवाल की रिहाई की मांग की गई और उसके बाद अखिलेश यादव मनीष अग्रवाल से मिलने के लिए जेल पहुंचे हुए हैं, ये खबर मिल रही है। पुलिस मुख्यालय से सीधे गोसाईगंज जेल पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। हजरतगंज पुलिस ने मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार करके जेल भेजा हुआ है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह जानकारी दी कि नियमों के अनुसार ही गिरफ्तारी हुई है। मनीष अग्रवाल की पूरी विवेचना पहले की गई और उसके बाद गिरफ्तारी उनकी हुई है। ये जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। और अब यह खबर कि गोसाईगंज पहुंचे हुए हैं अखिलेश यादव, मनीष अग्रवाल से मिलने के लिए जेल पहुंचे हैं। पहले पुलिस मुख्यालय पहुंचे, वहां पर कुछ देर रुके, कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने बातचीत की, पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करते उनका वीडियो भी सामने आया और उसके बाद अब वो सीधे जेल मनीष अग्रवाल से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। मनीष अग्रवाल पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का आरोप है। बीजेपी के कुछ नेताओं पर, साथ में कुछ पत्रकारों पर भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है, अभद्र टिप्पणी का आरोप, जिसके बाद 3 एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद हुई आज गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं बवाल। अखिलेश यादव मनीष अग्रवाल से मिलने के लिए गोसाईगंज जेल पहुंचे हुए हैं। पुलिस मुख्यालय से सीधे वो गए गोसाईगंज जेल और वहां पर मनीष अग्रवाल से वो मुलाकात करेंगे। हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया मनीष अग्रवाल को, उसके बाद जेल भेज दिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसको लेकर गुस्से में हैं। खुद अखिलेश यादव गोसाईगंज जेल पहुंचे हुए हैं मनीष अग्रवाल से मिलने के लिए। चलिए अब आप सीधे आपको लिए चलते हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे हुए थे, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। यहाँ पे जो लोग उपलब्ध थे उनसे उनकी वार्ता हुई तथा स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी तत्काल मौके पे आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ये जानने का, उनके द्वारा ये प्रश्न किया गया कि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल से जुड़े एक व्यक्ति मनीष जगन अग्रवाल को क्यों पुलिस ने डिटेन किया है। इस संबंध में उन्हें सभी बातें बताई गई कि उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ एक नामजद अभियोग तथा मीडिया सेल के खिलाफ 2 अन्य अभियोग पंजीकृत हैं, जिसकी विस्तृत विवेचना इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट तथा सर्विस प्रोवाइडर से सभी सूचनाएं एकत्रित करने के बाद से उसकी गिरफ्तारी की गई है। उनको ये भी जो विभिन्न धाराएं उन अभियोगों की हैं उसके बारे में भी अवगत कराया गया। पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है वो विधिक एवं नियमानुसार की गई है। उपरोक्त व्यक्ति के द्वारा समय समय पे मर्यादाओं की सीमा को लांघते हुए भी ट्वीट किए गए हैं। यहाँ तक कि पत्रकार बंधुओं के विरुद्ध भी उसके द्वारा अशोभनीय, अभद्र एवं जातिगत विद्वेष से भी ट्वीट किए गए हैं। लखनऊ पुलिस के द्वारा उपरोक्त व्यक्ति को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। आगे की कार्रवाई जैसा कोर्ट का निर्देश होगा उस अनुसार अमल में लाई जाएगी। जो विभिन्न धाराएं जिनमें अभियोग पंजीकृत हैं उनमें से कुछ 153A, 295A, 500, 505, 2, 504, 66 IT एक्ट,
उसी तरीके से दूसरे अभियोगों में भी 153 बी, 295 ए, 298, 420 और आईटी सेक्शन के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है। इसके अलावा एक अभियोग में 354 ए की भी धारा लगी हुई है। अब आगे की कार्रवाई माननीय मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कार्रवाई होगी उसके बाद ही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरांत उनके द्वारा यहाँ उनको चाय पीने का भी ऑफ़र किया गया। उन्होंने चाय पिया और यहाँ से फिर प्रस्थान कर गए। क्या क्या बताया जा रहा है कि क्या शांति की आशंका जो 151 में गिरफ्तारी हुई है? मैंने बताया कि जो नियमानुसार और विधिक कार्रवाई लखनऊ पुलिस के द्वारा की गई है, इस संबंध में उनके द्वारा अलग से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। शांति व्यवस्था भंग होने के पूरे आसार थे। इसी आधार पे लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई की है। आपने कहा कि अखिलेश यादव ने चाय पी, उनको चाय पिलाई, लेकिन उन्होंने एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं चाय नहीं पिएंगे, पुलिस हमें भी जहर दे सकती है। नहीं, इसके बाद से जो सक्षम अधिकारी यहाँ सभी लोग मौजूद थे, सबके सामने उन्होंने चाय पिया। ऐसी जब कोई इतने बड़े मुख्यालय पे आता है तो इस तरह की एक बेसिक गरिमा होती है और उनके साथ हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी प्रॉपरली पेश आए। सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ स्वयं मौजूद थे, उनकी बातें सुनी गई, उनको पूरी बातें बताई गई। उसके बाद से वो संतुष्ट होकर गए। सर, क्या आपने ट्वीट देखे? क्या उन ट्वीट की जो भाषा है उसको अभद्र, अश्लील या शोभनीय कहा जा सकता है? ये चीज़ें समय समय पे आती रही हैं। विभिन्न तिथियों में नवंबर से ही ये प्रकरण चल रहे थे और जैसा कि मैंने बताया कि पूरी गहन विवेचना के बाद ही लखनऊ पुलिस ने इसमें अग्रिम कार्रवाई की है। पुलिस मुख्यालय के बाहर का प्रदर्शन हुआ है, बैरिकेडिंग तोड़ी गई है। उस संबंध में सारे वीडियो हमारे पास उपलब्ध हैं और स्थानीय अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे। उस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स से पुलिस पर दबाव बनाने की, क्या किसी को गिरफ्तार करें, इस तरह से प्रोटेस्ट करें फिर हम? ये जो आगमन था, इस संबंध में कोई सूचना न तो पहले से दी गई थी, न तो कोई कार्यक्रम है। आप सबको विदित है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से यहाँ धरना स्थल पहले से ही निर्धारित है, जहाँ पे कि धरना प्रदर्शन इत्यादि किया जाता है और हमारा पुलिस के द्वारा वहाँ आवश्यक प्रबंध किए जाते हैं। ये आकस्मिक स्थिति हुई थी जिसको बहुत ही शालीनता से और सभ्य तरीके से पुलिस ने इसको निपटाया है। और जहाँ तक बाहर का प्रश्न है, मैंने बताया कि इस संबंध में वीडियो फुटेजेस हैं, उसमें साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद। ये सभी चीज़ें स्थानीय पुलिस के द्वारा जब पर्याप्त साक्ष्य मिल जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये इंटेलिजेंस फेल्योर था कि पता नहीं चला पूर्व सीएम या राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के यहाँ मुख्यालय। इस संबंध में कोई पहले से घोषित कार्यक्रम नहीं था। धन्यवाद। तो ये डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आपने सुना। उन्होंने कहा कि विवेचना की गई, उसके बाद ही गिरफ्तारी हुई है और इस तरीके से इकट्ठा हो गए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में पुलिस मुख्यालय के बाहर। इसके बारे में कोई जानकारी पहले से दी नहीं गई थी, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। और पूरी विवेचना और उसके बाद ही मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। इसके बारे में उन्होंने FIR का जिक्र भी किया, किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, इसके बारे में भी ADG लॉ एंड ऑर्डर ने पूरी जानकारी साझा की। अब सपा के सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल के हेड मनीष जगन अग्रवाल पर 3 केस दर्ज हैं। इसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया और फिर आपने देखा किस तरीके से अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे और उनके पहुंचने के कुछ ही देर के बाद बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे, हल्ला बोल किया गया, पुलिस के साथ में नोकझोंक भी हो गई। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इसी बीच बड़ी खबर, जोशीमठ को लेकर पीएम मोदी की पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर जोशीमठ के हालात की जानकारी ली और सीएम धामी ने पीएम को जमीन धंसने के मामले की जानकारी दी है, क्योंकि कल
जोशीमठ में मौजूदगी पुष्कर सिंह धामी की थी, ये आप जानते हैं। वहां की हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से पीड़ितों से वो मुलाकात कर रहे थे, वहां पर हालात को जानने की कोशिश कर रहे थे। अब वहां पर क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये पीएम मोदी ने जानने की कोशिश की है। सीएम धामी से उनकी फोन पर बातचीत हुई, ये बड़ी खबर उत्तराखंड के ताजा हालात को लेकर सुनवाते हैं आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है। और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा उस शहर को बचाने के लिए, और लोगों के लिए हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप डिटेल उसका आकलन कर लीजिए, उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। तो जो प्रभावित लोग हैं उनका पुनर्वास किस तरीके से हो पाएगा, उन लोगों को राहत किस तरीके से पहुंचाई जाएगी और वहां के हालातों को और बिगड़ने से और भी भयावह होने से कैसे रोका जाए, इसी को लेकर बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी के बाबत पीएम से उनकी बातचीत भी हुई है, ये जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी है। अब चलिए सीधे ग्राउंड पर आपको ले चलते हैं, वहां से मेरे साथी रवि कैंतुरा जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश भी लगातार बने हुए हैं। रवि, वहां पर जो लोग प्रभावित हैं, जो पीड़ित हैं, उनको कहां पर शिफ्ट किया जा रहा है और 600 से ज्यादा ये परिवार हैं, अभी तक कितने लोगों को शिफ्ट किया गया है, क्या तैयारी आप वहां पर ग्राउंड पर देख पा रहे हैं रवि? बिल्कुल दीपा, देखिए जो परिवारों की संख्या है वो 600 से ज़्यादा बढ़ गई है। परिवार 610 के करीब हो गए और ऐसे में जो संख्या है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ग्राउंड पर दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा है। पूरा शहर धीरे धीरे इस धसाव की चपेट में आ रहा है। जहाँ पर भी हम देखें तो तस्वीरें ऐसी हैं जो डराती हैं। हर तरफ की तस्वीरें इसी तरीके की हैं जो डरा रही हैं। अभी प्रभावित परिवारों में 50 से 60 जो परिवार हैं उनको शिफ्ट किया गया है, लेकिन जो शिफ्ट करने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। देखिए, मैं जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ ये अपने आप में सबसे डरावना है। यहाँ पर जो जेपी का जो एक प्रोजेक्ट चल रहा था, जो कि जो यहाँ पर जल विद्युत परियोजना है, उसी में 200 मेगावाट की पर ये कंपनी काम कर रही थी, वहाँ पर इस तरीके का धसाव हुआ है। लेकिन इस धसाव को अगर हम देखें तो यहाँ पर इस धसाव के बाद मैं आपको एक ऐसा झरना बता रहा हूँ। इसको झरना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये पानी पहले बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब ये पानी जो है यहाँ पर फूट गया है और उसको मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है। ये जो अज्ञात झरने हैं, इसमें एक जोशीमठ के शहर की धंसने की कहीं ना कहीं एक बड़ा रहस्य जो है छिपा हुआ हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बताया कि बिल्कुल भी इस तरीके का कोई पानी नहीं था। ये जोशीमठ शहर की बिल्कुल तल पर मैं हूँ इस वक्त, शहर इसके बिल्कुल ऊपर है, इस तल पर मैं मौजूद हूँ। ये झरना देखिए किस तरीके से यहाँ पर फूट रहा है। यहाँ पर पहले कुछ भी पानी नहीं आता था, इसके नीचे कुछ हल्का पानी जाता था, ये छोटा गदेरे जो होते हैं उससे यहाँ से निकलता था। लेकिन जो शहर के सबसे निचले हिस्से में ये झरना आया है, जो यहाँ पर जो जेपी कॉलोनी है वहाँ पर जब से ये आया है, ऊपर ज़मीन फट रही है, घरों में दरारें आ रही हैं और ज़मीन के नीचे ये झरना आ गया है, जो एक अपने आप में एक बड़े रहस्य को छिपाए हुए है कि नीचे ये जो पानी है, शहर में जो होटल हैं, जो भवन हैं, उनके बुनियाद को पूरी तरीके से खोखला कर रहा है। ये माना जा रहा है कि शहर के नीचे जिस तरीके का पानी है, इस यहाँ से जो शहर की जो नींव है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जा रही है, यानी शहर अंदर से वो खोखला होता जा रहा है। इस तरीके का पानी जो मटमैला पानी है, इतना तो ऊपर है, इतना ही नीचे भी है। तो ऐसा जो पानी है, इधर जेपी कॉलोनी है, वहाँ पर वो पानी जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संकट है और ये साफ तौर पर ये तस्वीरें बता रही हैं कि शहर के अंदर कुछ खोखलापन है। और यही वजह है कि जो शुरुआत में पिछले सालों में जो दरारें आई, उसके बाद आज भी ये दरारों का सिलसिला बढ़ गया। और इस पानी ने, क्योंकि सीवर की हमने पहले बात की थी कि शहर में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी की निकासी नहीं थी, लेकिन इस पानी ने अब यहाँ पर अपना एक रास्ता बना लिया जो अपने आप में बहुत भयावह है। और ये भयावह दृश्य है क्योंकि मैं दिखा रहा था कि जहाँ दीवारें फटी और उसके बाद इस तरीके का झरना है, तो ये कहीं ना कहीं डराता है। तो जेपी कॉलोनी में 24 घंटे जो ट्यूबवेल जैसा ये बहता हुआ जो मटमैला पानी है, ये आखिर कहाँ से आ रहा है? पिछले करीब 5 दिनों से अधिक समय हो गया है जहाँ पर ये दीवार को तोड़ते हुए बद्रीनाथ हाईवे पर ये है, नीचे जो खेत खलियान है उनको पार करते हुए नीचे बह रहा है। लेकिन ये कहाँ से आ रहा है इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। कॉलोनी में सब लोग जब
2 और 3 जनवरी की अगर बात करें तो सब लोग रात को जब सब किसी को ये पता नहीं था कि यहाँ पर इस तरीके की स्थिति बनेगी। उसके बाद जब लोग सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि एक मटमैला झरना है, शहर की तलहटी में जेपी कॉलोनी बसी हुई है, इस कॉलोनी में इस तरीके का झरना आ गया जिसने इस तरीके का यहाँ पर उत्पाद मचाया है। अब दीपा, स्थिति ये है कि अगर तल पर इस तरीके का झरना है जिसके अभी तक किसी को कोई खबर नहीं कि कहाँ से आया है, तो ऊपर जो शहर बसा हुआ है उस शहर के नीचे ये बहता हुआ झरना ये बताता है कि उसने शहर की नींव को खोखला कर दिया है। झरने के बगल में भी इतना बड़ा एक स्लाइड यहाँ पर हो गया है, देखिए कितना बड़ा पुश्ता है जो कि पूरी तरीके से टूट गया। इतना ही नहीं, मैं अभी आपको और बताऊंगा, यहाँ पर जो सड़क है वो भी धंस रही है। अब इस पुश्ते से जब हम इधर को आते हैं, देखिए यहाँ पर ये पुश्ता भी अभी जब इस तरीके की दरारें यहाँ पर बड़ी हुई तो उन दरारों के बाद ये पुश्ता यहाँ पर ढह गया और यहाँ पर जो इस पुश्ते का जो और हिस्सा है वो भी कभी भी यहाँ से गिर सकता है। आप देख सकते हैं कि बगल में भी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बगल में भी किस तरीके की एक बड़ी दरार है इस वाले पुश्ते पर। ये देखिए इधर मनवा इधर दिखाइए, ये वाला जो पुश्ता है ये देखिए किस तरीके की एक बड़ी जो है यहाँ पर बहुत बड़ी दरार है, बहुत बड़ी चौड़ा, ये पूरा हो गया है, कई फीट चौड़ा हो गया है। ये भी कभी भी नीचे धंस सकता है, ये देखिए। और नीचे ये है बद्रीनाथ हाईवे, जहाँ से बद्रीनाथ के लिए लोग जाते हैं। आजकल यात्रा बंद है। ये देखिए आगे वाला, अगर मैं इधर के हिस्से को आपको बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा भयावह है। ये रोड, ये बद्रीनाथ का नेशनल हाईवे कभी भी नीचे धंस सकता है। इधर देखिए, इधर अगर हम देखें तो ये सड़क देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरी धंस गई है। उधर झरना फूटा हुआ है, इधर पुश्ते गिर गए हैं, इधर बद्रीनाथ के नेशनल हाईवे में इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं। जब हम शुरुआती दिनों में आए थे तब इस तरीके की स्थिति नहीं थी, लेकिन अब देखिए किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बन गई है। बड़ी दरारें हैं, ये देख सकते हैं आप। हाथ लगाकर आपको दिखाता हूँ, देखिए पूरा हाथ मेरा यहाँ नीचे जा रहा है, इतनी बड़ी दरार है। बहुत स्थिति बहुत बिल्कुल ठीक रवि, आप वहाँ पर मौजूद हैं, आप ही कह रहे हैं जब वहाँ पर आप पहुंचे थे तो इतनी बड़ी दरारें वहाँ पर नहीं थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ खतरा और भी बड़ा होता जा रहा है, दरारें और गहरी होती जा रही हैं, चिंता और भी बढ़ रही है वहाँ पर लोगों की। आप रहे हमारे साथ, अविनाश भी लगातार बने हुए हैं। इन्हीं हालातों से निजात पाने के लिए, इन हालातों से उबरने के लिए दिल्ली में बैठक चल रही है। अविनाश, कोई जानकारी भीतर से मिल पा रही है बैठक को लेकर, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अगर बात करें तो फिलहाल बैठक में ये जानकारी ली जा रही है कि किस तरीके से अभी वर्तमान में हालात हैं और उत्तराखंड सरकार ने अब तक क्या क्या किया, स्थानीय प्रशासन क्या क्या कर रहा है और जो वहाँ पे प्रभावित लोग हैं उनको किस तरीके से पुनर्स्थापित किया जा रहा है और इसके आगे के क्या विकल्प है। क्योंकि जोशीमठ काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, जैसा कि मैंने पहले बताया, धार्मिक स्थान से भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और सामरिक स्थान से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। धार्मिक में जहाँ पर अगर बात करें तो उसे बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो सामरिक में अगर बात करें तो चाइना बॉर्डर से लगता हुआ प्रमुख शहरों में से एक है। चूँकि आगे जाकर फिर भाड़ा पास है और उसके आगे बात करें तो फिर जो चाइना के जो बॉर्डर आते हैं वो रहते हैं। तो जितनी भी भारतीय सैन्य की टुकड़ियां हैं या भारतीय सैन्य के साजो सामान है, सब जोशीमठ होते हुए जो है चीन बॉर्डर के पास पहुंचते हैं। तो इसलिए काफ़ी सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और उसका अगर इस तरीके से वो शहर दरक रहा है, इस तरीके से उस शहर में दिक्कत आ रही है, तो जाहिर तौर से बात है काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है और यही कारण है कि लगातार अब हाई लेवल बैठक की जा रही है। फिलहाल उत्तराखंड के जो तमाम सारे अधिकारी है वो जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय को कि क्या कुछ अब तक कार्यक्रम किए गए हैं और किस तरीके से आगे जो तमाम सी रिपोर्ट आ रही है, जो सर्वेक्षण कराए गए वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार ने भी अपनी ओर से सर्वेक्षण टीम भेजी है, खासतौर से जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा बता रहे थे कि वहां पे गदेरे निकल रहे हैं, वहां पे झरने निकल रहे हैं, पानी निकल रहे हैं। तो इसी के मद्देनजर अगर बात करें तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने भी जो है अपनी ओर से एक टीम का गठन किया, जिसमें अगर बात करें तो पर्यावरण के तमाम सारे अधिकारी हैं, उत्तराखंड के भू सर्वेक्षण के तमाम सारे अधिकारी हैं और जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी हैं जो कि पहुंचे हुए थे जोशीमठ और वहां पर जाके सर्वेक्षण किया कि आखिर इस तरीके से पानी क्यों निकल रहा है, क्यों, क्या कारण है कि जिस तरीके से जल का रिसाव होना शुरू हो गया। तो उसकी भी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। तो वो रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है कि क्या वजह है, किस वजह से जो है पानियों का रिसाव हो रहा है। दूसरी अगर बात करें तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एनटीपीसी के जो कार्यक्रम चल रहा है, जो वहाँ पे विकास कार्यक्रम चल रहा है, तो उसकी वजह से भी ये तमाम सारी चीजें हो रही है। तो उन चीजों का भी सर्वेक्षण किया जा रहा है कि क्या वाकई में जो विस्फोट हो रहे हैं विकास के चलते, जो पहाड़ों का कटाव हुआ है, क्या उसकी वजह से हुआ है। इन तमाम सारी चीजों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उसी रिपोर्ट पे चर्चा की जा रही है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण और काफी संजीदा विषय है। क्योंकि जिस तरीके से जोशीमठ में भू का जिस तरीके से होने लग गया है, उसके बाद अगर बात करें तो सभी लोग चिंतित हैं। न सिर्फ अगर बात करें तो उत्तराखंड सरकार, वहां के स्थानीय लोग बल्कि केंद्र सरकार भी काफी चिंतित है। जानने की भी लगातार कोशिश हो रही है और वहां के हालातों पर नजर लगातार बनी हुई है। दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है, किस तरीके से वहां के हालात ठीक हो, सामान्य हो, वहां के जो प्रभावित लोग हैं उन तक राहत सामग्री पहुंचे, उन तक राहत पहुंचाई जाए, इसी को लेकर यह बैठक चल रही है। आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और रवि आपका भी बहुत शुक्रिया ताजा हालात दिखाने के लिए। जोशीमठ आपदा की बड़ी
खबर के साथ जोशीमठ आपदा को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक। पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा बैठक करने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद बैठक की शुरुआत हो जाएगी। कैबिनेट सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी इस बैठक का हिस्सा बनने वाले हैं। उत्तराखंड के सीनियर अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। ये बड़ी खबर। कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी और इस बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी जुड़ेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी पहुंचेंगे, वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड के सीनियर लेवल के जो अफसर्स हैं, जो ऑफिसर हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। जोशीमठ आपदा को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक कुछ ही देर के बाद होने जा रही है। पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ये बैठक करने वाले हैं। दिल्ली में कुछ ही देर के बाद ये बैठक शुरू भी हो जाएगी। किस तरीके से हालात बने हुए हैं उत्तराखंड के जोशीमठ में और उन हालातों से पार किस तरीके से पाया जा सकता है, किस तरीके से बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं, अभी ताज़ा वक्त में क्या कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं, वहां के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है और वहां के हालातों को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ रही है राज्य की सरकार, इसी को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। कुछ ही देर के बाद इस बैठक की शुरुआत होने वाली बड़ी खबर आपके सामने है और अविनाश तिवारी मेरे साथी जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के साथ। अविनाश, बैठक की शुरुआत हो गई है क्या? जी बिल्कुल दीपा, अगर बात करें तो बैठक की शुरुआत हो चुकी है, जिसको अगर बात करें तो बैठक की शुरुआत की अध्यक्षता जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनके साथ अगर बात करें तो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मौजूद है। इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के जो अध्यक्ष है वो भी उनके साथ मौजूद है और इसके अलावा तमाम सारे जो अधिकारी केंद्र सरकार के वो भी मौजूद हैं। उत्तराखंड की ओर से अगर बात करें तो उत्तराखंड के भी तमाम सारे अधिकारी मौजूद है, उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी मौजूद हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो जो जोशीमठ के जिला अधिकारी हैं, एसडीएम है, एडीएम है, वो भी मौजूद हैं और बता रहे हैं कि मौके पर किस तरीके से हालात है। अभी कुछ देर पहले की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत किया है और उनसे जाना है कि किस तरीके से वहां के हालात हैं, क्योंकि कल मुख्यमंत्री गए थे वहां पे सर्वेक्षण के लिए। तमाम सारे जो निजी लोग हैं उनसे मुलाकात किए थे, जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत की थी, तो उनसे भी जो है जो जानकारी निकल के आई थी वो प्रधानमंत्री के साथ साझा की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। आज जो बैठक चल रही है यहाँ पे प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर वहाँ के हालात किस तरीके से और केंद्र सरकार किस तरीके से मदद कर सकती है और राज्य सरकार किस तरीके से वहाँ पे आपदा से निपटने के लिए तमाम सारे कार्य कर रही है। जो भू सर्वेक्षण कराया गया है, जो वहाँ पे तमाम सारे अधिकारियों ने जाकर रिपोर्ट एकत्रित की है, उसको भी साझा किया जाएगा कि आखिर क्या कारण है कि जो वहाँ पे भू धसाव हो रहा है, जो वहाँ पे लगातार दरारें पड़ रही है और कितने घर अब तक प्रभावित हुए, इसको लेकर के भी जानकारी ली जा रही है। जो प्राथमिक स्तर पर जानकारी निकल के आ रही है वो ये है कि 600 के तकरीबन घर प्रभावित हुए, जहाँ से अगर बात करें तो हजारों लोगों को सुरक्षित दूसरे स्थानों पर भेजा जा रहा है, जिससे कि किसी भी तरीके से संकटों से उनको बचाया जाए। तो ये तमाम सारी जानकारी अब ली जा रही है। केंद्र की जो तमाम सारी टीमें हैं वो भी अलर्ट पे हैं। अगर बात करें तो कल खुद रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने साफ तौर पे बातचीत में बताया था एबीपी गंगा से कि केंद्र की जो भी टीम है, चाहे वो आपदा प्रबंधन की टीम हो, चाहे वो भारतीय सेना हो, वायुसेना हो, सभी को अलर्ट पर रखा गया। जैसे ही उत्तराखंड सरकार अपनी ओर से कोई डिमांड करेगी केंद्र से, वो डिमांड तत्काल पूरी की जाएगी, जिससे कि जोशीमठ को बचाया जा सके। क्योंकि जोशीमठ अगर बात करें तो न सिर्फ भौगोलिक स्थिति से काफी महत्वपूर्ण स्थान है, बल्कि अगर बात करें तो धार्मिक स्थान भी उसको माना जाता है। जिस तरीके से बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार वो कहा जाता है और बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा जो है जोशीमठ में होती है। इसके अलावा इससे जो सबसे आगे बढ़कर है वो ये है कि जिस तरीके से माड़ा पास हो या फिर अगर बात करें तो जो सीमांत क्षेत्र है वहां तक जाने के लिए भी बद्रीनाथ जोशीमठ से ही होकर जाना पड़ता है और सीमा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण स्थान है जोशीमठ। और जिस तरीके से भू धसाव हो रहा है तो उसको लेकर के सभी लोग चिंतित हैं और लगातार तमाम तरह सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं। वैज्ञानिक भी तमाम तरह वहां पे पहुंचे, केंद्र सरकार की ओर से भी कई सारे वैज्ञानिक वहां पे पहुंचे हैं और लगातार सर्वेक्षण कर रहे हैं कि क्या कारण है, क्योंकि एनटीपीसी जिस तरीके से वहां पे अपना एक बिजली संयंत्र लगाई हुई है और जिस तरीके से वहां पे विकास कार्य चल रहा है उसको भी कई लोग वजह मानते हैं। तो इसका भी जो है जांच बहुत की जा अहम रही है जोशीमठ और इसीलिए लगातार देहरादून से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। आप रहे हमारे साथ, आपके पास मैं फिर लौट करके आऊंगी। इस बैठक में जाना जाएगा किस तरीके से वहां पर बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं जोशीमठ के लिहाज से। सीतापुर से बड़ी खबर है, सीतापुर में दम घुटने से 4 बच्चों की मौत हुई है। रात में पेट्रोमैक्स जलाकर ये सो रहे थे। एक ही परिवार के 4 बच्चे बताए जा रहे हैं जिनकी मौत की खबर, जिसके बाद से कोहराम मचा हुआ है। सोते समय दम घुटने से 4 लोगों की मौत। विस्वा कोतवाली इलाके में यह हादसा हुआ। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत की खबर है। दम घुटने से मौत हुई है। पेट्रोमैक्स जला करके सो रहे थे और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, पेट्रोमैक्स जलाकर सो रहे थे तभी यह हादसा हुआ बताया जा रहा है, क्या जानकारी है इसको लेकर? और
देखिए दीपा, आपको बता दें कि सीतापुर का ये बिस्वा कोतवाली का झज्जर मोहल्ला है, जहां पर मदरसे में पढ़ाने वाले एक शिक्षक का परिवार ये रात में सोया हुआ था पेट्रोमैक्स जलाकर, और ये आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पर दम घुटने से चारों परिवार के जो सदस्य हैं उनकी मौत हुई है। मृतकों में अगर बात करें तो पत्नी है सगुस्ता और उनकी 3 साल की बेटी मायरा है और 2 साल का बेटा जयान है, और जो मास्टर है वो आसिफ इनका नाम है, इनकी भी मौत हो गई है। सुबह जब दूध वाला इनके घर पर पहुंचा और काफी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, और जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने आसपास लोगों को जानकारी दी, तो लोग आसपास के आए और उन्होंने देखा कि कोई दरवाजा अंदर से बंद है। उसको खोला गया तो चारों लोग मृत पाए गए। इसके बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया और आनन फानन पुलिस को सूचना दी गई है। अभी मौत का कारण पता नहीं चल सका, लेकिन आशंका जरूर जताई जा रही है कि ये दम घुटने से मौत हुई है। ठीक है, शुक्रिया आपका पंकज पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच उन्नाव से बड़ी खबर है। उन्नाव में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद बाइक में भीषण आग लगी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत की खबर है। रायबरेली का रहने वाला था मृतक। उन्नाव के बेगांव मोड़ के पास ये हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, जोरदार टक्कर ये, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक में आग लगी। हादसे में बाइक सवार के जान जाने की बड़ी खबर। उन्नाव से रायबरेली का ये मृतक बताया जा रहा है, रायबरेली का रहने वाला है। उन्नाव के बेगाव मोड़ के पास यह हादसा। सहारनपुर से बड़ी खबर। भगवानपुर रोड पर हुआ सड़क हादसा। 3 बाइक सवार युवक ट्रक में जा घुसे। हादसे में एक की मौत की खबर है, 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। सहारनपुर से बड़ी खबर भीषण सड़क हादसे की। जबरदस्त हादसा यहां पर हुआ। बाइक सवार 3 युवक ट्रक की चपेट में आ गए, ट्रक में जा घुसे। भीषण सड़क हादसे में एक शख्स की जान चली गई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 घायल जिनको अस्पताल पहुंचाया गया, एक शख्स की जान चली गई। सहारनपुर में जबरदस्त से सड़क हादसा हुआ है। अब क्या वजह रही तेज रफ्तार, ये वजह हादसे की या फिर क्या, इसको लेकर जांच। उससे पहले ये बड़ी खबर, एक शख्स की जान चली गई, 2 घायल बताए जा रहे हैं। सुल्तानपुर से बड़ी खबर। मां पर 4 महीने के बच्चे की बलि देने का आरोप है। तंत्र विद्या के चक्कर में 4 माह के बच्चे की बलि से हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है कि मनोकामनाएं पूरी करने के लिए मां ने ही अपने 4 महीने के बच्चे की बलि दे दी। काली प्रतिमा के सामने फावड़े से बच्चे को काट दिया गया, ये जानकारी मिल रही है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में लोग हैरान हैं। सूचना पाकर पुलिस गांव में पहुंची, आरोपी मां को पकड़ लिया गया। सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के धनउडी गांव की यह घटना बताई जा रही है। सबको झकझोर कर इस घटना ने रख दिया है। तंत्र विद्या की बात निकल करके सामने आ रही है। घटना सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। महिला का नाम मंजू देवी है, जिससे के बाद ये कहा जा रहा है कि उसके बच्चे विक्षिप्त बता रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।